और रीति सिद्ध कवियों में कल जिस कवि के ऊपर बातचीत शुरू की थी वे थे हमारे बिहारी। ठीक है। और 1595 ईस्वी के ग्वालियर में, कल भी बताया था, ग्वालियर में एक जगह थी गोविंदपुर बसुआ। कहाँ है ये? वर्तमान ग्वालियर में। और ग्वालियर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, यहाँ इनका जन्म हुआ था। और कल इनके कुछ रचनाओं के बारे में कुछ थोड़ी मोटी जानकारी हमने दी थी कि देखिए, रचना तो सिर्फ इन्होंने एक ही लिखी थी और उसी एक रचना के कारण ये इतने प्रसिद्ध हुए कि रीतिकाल में अगर बिहारी का नाम ना लिया जाए तो रीतिकालीन कविता पूरी नहीं होती, सिर्फ एक रचना के आधार पर, और वो रचना थी इनकी बिहारी सतसई। तो ये बात हुई थी, इस बात को भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि बिहारी सतसई में जगन्नाथ दास रत्नाकर ने जो बिहारी सतसई पे टीका लिखी थी वो थी बिहारी रत्नाकर। ये टीका थी किसकी? जगन्नाथ दास की। ये कौन थे? ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे थे और ये अंतिम ब्रज भाषा के कवि माने जाते हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर। पूरा नाम इनका रत्नाकर है और बिहारी रत्नाकर इनके द्वारा लिखी गई टीका है। और टीका का मतलब क्या है? एक प्रकार से देखो, टीका का मतलब क्या है? तो टीका का मतलब आप ये ले सकते हैं कि टीका हम आलोचना को कह सकते हैं। ठीक है, पुराने समय में टीका एक प्रकार से उसमें बातचीत है, उस पर किसी रचना के बारे में उसमें क्या है, किस तरीके की उसकी व्याख्या की जाए, उसमें जो प्रयुक्त छंद हैं उन छंदों का अर्थ कैसे लिया जाए, तो इस संदर्भ में टीका कहा जाता था। आप इस समय, आज के समय में अगर इसको थोड़ी तुलना करके देखेंगे इस सब की, तो आप समालोचना या आलोचना के संदर्भ में देख सकते हैं इसको। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी सतसई पर बिहारी रत्नाकर नाम से टीका लिखी थी। ठीक है, और ये भी मैंने कहा था कि बिहारी सतसई में जो है टोटल 119 छंद हैं। 119 छंद में जो है आपके, जब आप बिहारी रत्नाकर पढ़ते हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर की जो टीका है बिहारी रत्नाकर में, तो वहाँ देखेंगे आपको मिलेंगे 713 दोहे। ठीक है, तो हम कभी कभी ये समझ बैठते हैं कि शायद बिहारी सतसई में 713 दोहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं। दोहे तो 713 ही हैं, लेकिन पूरे छंद अगर पूछा जाए तो बिहारी सतसई में छंदों की संख्या 719 है, जिसमें से बाकी 713 दोहे निकालने के बाद जो बचेंगे बाकी 6 छंद जो हैं आपके सोरठा में हैं। ठीक है, इस तरीके से जब आपसे वो पूछे कि बिहारी सतसई में छंद कितने हैं, ठीक है, छंद कितने हैं, तो इस संदर्भ में आपको 719 बताने हैं, और जब पूछे कि बिहारी सतसई में दोहे कितने हैं तब आपको 713 बताने हैं। इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे स्पष्ट तरीके से। ठीक है, बात ये भी बताई थी हमने कि जब आपने बिहारी सतसई पढ़ेंगे तो बिहारी सतसई में जो 3 रचनाएं थीं संस्कृत की, एक प्राकृत की और 2 संस्कृत की, उन 3 रचनाओं का बहुत प्रभाव इस पर देखा जाता है। अमरुक शतक की बात करी थी मैंने कल, जो अमरुक की रचना थी। इसके अलावा हमने गाथा सप्तशती की बात करी थी, हाला या शालिवाहन की, और आर्य सप्तशती की बात करी थी, जो गोवर्धनाचार्य जो संस्कृत के ही विद्वान थे, और हाल जो हैं वो संस्कृत के नहीं थे, बल्कि वो जो हैं आपके प्राकृत के हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम बिहारी सतसई। ये रचना है किसकी? बिहारी की। बिहारी सतसई पर लिखी गई टीकाएं, यानी उस पर कितनी टीकाएं लिखी गई, किस किस ने टीकाएं की हैं। तो सारी तो हम नहीं बता पाएंगे,
सारी आपको याद करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लगभग ये कहा जाता है उस पर 50 टीकाएँ लिखी जा चुकी हैं। 50 आलोचनात्मक पुस्तकें एक प्रकार से आप मान सकते हैं कि 50 से भी अधिक जो है बिहारी सतसई पे टीकाएँ लिखी गई हैं। तो इतनी तो ना हमें याद करने की आवश्यकता है, ना ज़रूरत है, ना हम याद कर सकते हैं। मुझे भी नहीं पता है कि कहाँ कहाँ लिखी गई हैं 50, लेकिन जो महत्वपूर्ण है 3-4 रचनाओं के नाम हम याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यही रखनी होगी जो अभी मैंने बताई थी, बिहारी रत्नाकर, ठीक है। और कब लिखी गई? बिल्कुल द्विवेदी युग जब शुरू हो रहा है, द्विवेदी युग के आसपास आप जब देखेंगे तो, और कहो तो द्विवेदी युग खत्म होकर छायावाद का शुरू हो जाएगा, क्योंकि छायावाद 1918 से शुरू हो जाता है। और कब तक चलता है छायावाद? 1936 तक चलता है, ठीक है। तो ये छायावाद का ही दौर है। इस दौर में ही लिखी जा रही है जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा बिहारी रत्नाकर नामक टीका 1925 ईस्वी में, ठीक है। किसने लिखी बिहारी रत्नाकर? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, जगन्नाथ दास रत्नाकर, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो पहली टीका तो ये पूछी गई है बहुत बार एग्जाम में, और ये माना जाता है कि बिहारी सतसई पे सबसे अच्छी टीका यही है जगन्नाथ दास रत्नाकर की। किस भाषा में लिखी गई है? तो ये खड़ी बोली में लिखी गई है। खड़ी बोली में जो है इस पे टीका लिखी गई है, और ये सबसे प्रमाणिक, सबसे अच्छी टीकाओं में से गिनी जाती है, ठीक है। इसके अलावा और मिल जाएगी आपको कृष्णलाल की टीका। ये भी कृष्णलाल नाम के कवि हैं, कृष्ण कवि, उनकी है कृष्णलाल की टीका। तो ये टीका जो है दोहा और सवैया छंदों में लिखी गई है। फिर आप कह सकते हैं अमर चंद्रिका। ये भी क्या है? ये भी बिहारी सतसई पे लिखी गई टीका है। तो ये सूरत मिश्र जो रीतिकाल के कवि हैं, किसमें आते हैं? रीतिबद्ध कवियों में आते हैं। सूरती मिश्र है। सूरत मिश्र हैं, रीतिकालीन कवि हैं। इन्होंने भी टीका लिखी है बिहारी सतसई पर, किस नाम से? अमर चंद्रिका के नाम से। इसे याद रखने की इतनी आवश्यकता नहीं है, बस हाँ कभी एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाता है कि इनकी बिहारी सतसई पे कौन सी टीका नहीं है, ठीक है। तो अमर चंद्रिका हो गई, कृष्णलाल की टीका हो गई, प्रभुदयाल पांडे की टीका हो गई, प्रभुदयाल पांडे की टीका, ठीक है। प्रभुदयाल नामक के एक कवि हैं, उन्होंने लिखी थी। और एक है बिहारी बिहार, ये भी टीका है, और बिहारी सतसई पे लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये अंबिका दत्त व्यास, अंबिका दत्त व्यास। कौन है ये अंबिका दत्त व्यास? तो अंबिका दत्त व्यास आपको मिलेंगे भारतेंदु युग में। जब आप भारतेंदु युग पढ़ेंगे तो भारतेंदु युग के जो मंडल में, भारतेंदु मंडल में जो कवियों के नाम आते हैं, लेखकों के नाम आते हैं, तो वहाँ आपको ये भी नाम मिलेगा, अंबिका दत्त व्यास। किस छंद में लिखी गई? बिहारी बिहार जो है ये रोला छंद में लिखी गई है, ठीक है। इसके अलावा संजीवनी भाष्य है, पदम सिंह शर्मा के द्वारा। कौन है पदम सिंह शर्मा? तुलनात्मक आलोचना में आपको मिलेंगे, द्विवेदी कालीन आलोचना जो तुलनात्मक आलोचना शुरू होती है, वहाँ पे पदम सिंह शर्मा आपको मिलेंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसी रचना टीका हरिप्रकाश टीका है हरिचरण दास की। तो इसमें से आपको बिहारी रत्नाकर, सॉरी बिहारी बिहार अंबिका दत्त की, और संजीवनी भाष्य पदम सिंह की, और इसके अलावा अगर आप याद रखना चाहेंगे तो बिहारी रत्नाकर जगन्नाथ दास रत्नाकर की। इन टीकाओं के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए बिहारी सतसई की इतनी प्रसिद्धि हुई
बिहारी सस्से की इतनी प्रसिद्धि हुई कि इसे अनुवाद किया गया कई भाषाओं में। ठीक है, कई भाषाओं में इसका अनुवाद आपको मिलेगा। ठीक है, तो एक दो अनुवाद देख लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे श्रृंगार सप्तशती, ये जो है अनुवाद किया बिहारी सस्सई का संस्कृत भाषा में। ठीक है, अगर आपको बिहारी सस्सई संस्कृत भाषा में पढ़नी हो तो आप श्रृंगार सप्तशती पढ़ सकते हैं। किसने किया इसका अनुवाद? तो पंडित परमानंद ने। ठीक है, पंडित परमानंद के द्वारा इसका संस्कृत भाषा में अनुवाद किया गया है। ठीक है, एक बार पूछा गया था गुलदस्त बिहारी, ये क्या है गुलदस्त बिहारी? तो गुलदस्त बिहारी जो है बिहारी सत्सई का अनुवाद है। किस भाषा में? उर्दू में। उर्दू में इसका अनुवाद किया गया। किसके द्वारा किया गया? मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम के द्वारा। ये इनका उपनाम था। मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने उर्दू में अनुवाद किया है बिहारी सत्सई का गुलदस्त बिहारी के नाम से। पूछा गया था एग्जाम में एक बार कि गुलदस्त बिहारी क्या है? अनुवाद है उर्दू में बिहारी सत्सई का, ऐसे करके चार कुछ ऑप्शन दे रखे थे, तो वहाँ पे ये अनुवाद था। गुलदस्त बिहारी उर्दू भाषा में किया गया अनुवाद मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम के द्वारा। ठीक है, एक है फिरंगे सत्सई। ये क्या है फिरंगे सत्सई? तो ये जो है ये भी अनुवाद है। किसमें? फारसी भाषा में। फिरंगे सत्सई के नाम से फारसी में अनुवाद किया गया बिहारी सत्सई का। किसके द्वारा किया गया? आनंदी लाल। आनंदी लाल के द्वारा बिहारी सत्सई का अनुवाद फारसी भाषा में किया गया है। ठीक है, तो आप इस तरीके से देखेंगे कि कितनी महत्वपूर्ण रचना हो जाती है। उर्दू में कर दिया इसका गुलदस्त बिहारी के नाम से, फारसी में कर दिया गया फिरंगे सत्सई के नाम से, और संस्कृत में श्रृंगार सप्तशती के नाम से पंडित परमानंद ने इसका अनुवाद किया है। तो अब देखिए बिहारी के बारे में और कह सकते हैं बिहारी सत्सई के बारे में। दोनों के बारे में आलोचकों के क्या मत हैं? आलोचकों के मत या कथन, कुछ भी कह सकते हैं आप। ठीक है, एक विद्वान हुए हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जानते होंगे आप अच्छे से। महावीर प्रसाद द्विवेदी कौन है? जिनके नाम पर द्विवेदी काल नामकरण किया गया है भारतेंदु द्वीप के बाद की हिंदी कविता का। महावीर प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी बिहारी के लिए, बिहारी के और बिहारी सत्सई के लिए के सतसैया के दोहरे ज्यों नावक सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर देखन में छोटे लगे।
घाव करे गंभीर। कि सतसैया के जो दोहरे हैं यानी जो दोहे हैं, वो जो छंद हैं, जो नावक के तीर, कि जैसे शिकारी के जो तीर होते हैं देखन में छोटे लगे, कि देखने में तो छोटे लगते हैं, घाव करे गंभीर, मगर उनके घाव बहुत गंभीर हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपको दोहा छोटा सा बेशक लगेगा देखने में, मगर इसके अर्थ बहुत विस्तार लिए हुए हैं, बहुत गहरे अर्थ आपको इसमें दिखाई देंगे। एक पंक्ति पूछी गई थी, करी कमाई सत सई, करी कमाई सत सई, भरी अनेक स्वाद। कि सत्सई जब करी तो कमाई भी हुई और अनेक स्वादों से भर गई। खुद बिहारी कहते हैं इस बारे में, अपनी रचना के बारे में, कि करी कमाई सत्सई भरी अनेक स्वाद, कि अनेक स्वादों से भर दी ऐसी सत्सई, और जिससे हमारी क्या हुई, खूब कमाई भी हुई। और कहा भी जाता है सोने की मोहरें मिलती थीं उनको, एक एक जयसिंह, मिर्ज़ा जयसिंह अजमेर वाले जो थे, उनको एक एक दोहे पर, एक एक छंद पर सोने की मोहरें देते थे। भांति भांति रचना सरस, देव गिरा जो व्यास। ज्यों भाषा सब कविण में, विमल बिहारी दास। ऐसी भाषा का प्रयोग जो बिल्कुल शुद्ध है, विमल है, जिसमें कोई भी तरीके कोई भी दोष नहीं है। विमल का ही मतलब होता है जिसमें कोई भी मल ना हो, यानी कोई भी उसमें दाग ना हो, वो विमल है, उस पर कोई दाग धब्बा नहीं है, यानी वो शुद्ध है, बहुत अच्छी है, कह रहे हैं रत्नाकर जी। और रत्नाकर जी कौन? जगन्नाथ दास रत्नाकर। भांति भांति रचना सरस, देव गिरा जो व्यास, जो भाषा सब कविण में, विमल बिहारी दास। बिहारी सत्सई शक्कर की रोटी है, जहाँ से भी खाओ मीठी लगती है। कि बिहारी सत्सई शक्कर की रोटी है, कहीं से भी खानी शुरू कर दो, जहाँ से भी पढ़ना शुरू कर दोगे, जिस भी दोहे से पढ़ना शुरू कर दोगे, जिस भी छंद से पढ़ना शुरू कर दोगे, वहीं से आपको आनंद आएगा। यानी बिहारी सत्सई शक्कर की रोटी है, जहाँ से भी खाओगे तो आपको मीठी लगेगी, मीठी ही लगती है। किसने कहा था? पदम सिंह शर्मा ने, कि बिहारी सत्सई शक्कर की रोटी है, जहाँ से खाओ मीठी लगेगी। रीतिकाल के सबसे लोकप्रिय
कवि बिहारी हैं। रीतिकाल के सबसे लोकप्रिय कवि अगर कोई हैं तो कौन है? बिहारी। किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि रीतिकाल के सबसे लोकप्रिय कवि बिहारी हैं। इनसे ज़्यादा आपको रीतिकाल में कोई भी लोकप्रिय नहीं दिखाई देगा। बिहारी सस्सई रसिकों के हृदय का हार है। यानी जो रसिक हैं, जो कविता में आनंद लेते हैं, जिन्हें कविता पढ़ के अच्छा लगता है, ऐसे रसिकों के हृदय का हार है ना। एक नायिका जिस तरीके से सुंदर लगती है एक स्त्री गले में हार डाल के, वैसे ही जो रसिक लोग हैं उनके गले में हार की तरह है। सबसे अच्छी कविताओं में याद कंठस्थ करने के लिए सबसे अच्छी कविताओं में बिहारी सस्सई रसिकों के हृदय का हार है। ये कौन कह रहे थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहे थे कि बिहारी सस्सई रसिकों के हृदय का हार है। इस रचना की इतनी प्रशंसा की गई है कि रामचरितमानस के बाद अगर हिंदी में कोई रचना प्रचलित है तो बिहारी सस्सई है। और ये बात कौन कह रहे थे? ये बात कही थी श्याम सुंदर दास ने कि बिहारी सस्सई रामचरितमानस के बाद हिंदी में सबसे प्रचलित कृति है। ये किसने कहा? श्याम सुंदर दास ने। कि रामचरितमानस के बाद हिंदी में सबसे प्रचलित कृति बिहारी सस्सई है। इसी रचना के आधार पर कहा गया बिहारी दोहों के बादशाह हैं। बिहारी दोहों के क्या हैं? बादशाह हैं। ठीक है, इनसे बड़ा और कोई नहीं दिखाई देगा दोहों में, ये कहा था बलदेव उपाध्याय ने। बलदेव उपाध्याय कि बिहारी दोहों के बादशाह हैं। बिहारी सस्सई रामचरितमानस के बाद हिंदी की सबसे प्रचलित कृति है। श्याम सुंदर दास कहते हैं बिहारी सस्सई रसिकों के हृदय का हार है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। और रीतिकाल के सबसे लोकप्रिय कवि बिहारी हैं, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। बिहारी सस्सई शक्कर की रोटी है, जहाँ से भी खाओगे मीठी लगती है, ये जो है पदम सिंह शर्मा आपसे कहते हुए दिखाई देंगे। अब आप इससे अनुमान करेंगे जी सर। भांति भांति रचना सरस देव किसने कहा था? ये जगन्नाथ दास रत्नाकर ने कहा था। जगन्नाथ दास। हाँ, जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक है सर, थैंक यू। तो वो जगन्नाथ दास रत्नाकर की बात थी कि भांति भांति रचना सरस देव गिरा जो व्यास, जो भाषा सब कवर्ण में बिमल बिहारी दास। ठीक है, और जगन्नाथ दास रत्नाकर कौन थे? ये आपको मिलेंगे द्विवेदीकालीन कविता में। और ये हिंदी के अंतिम ब्रजभाषा के कवि हुए। ब्रजभाषा को ही कविता के पक्ष में कहते थे कि कविता हिंदी में ब्रजभाषा में ही होनी चाहिए, खड़ी बोली में कविता
नहीं होनी चाहिए। ब्रजभाषा के बहुत बड़े समर्थक थे और मध्य प्रदेश के ये मुख्यमंत्री भी रहे थे। ठीक है, बिहारी जगन्नाथ दास रत्नाकर, और बिहारी सतसई पर बिहारी रत्नाकर के नाम से टीका भी इन्होंने लिखी है। बिहारी की कविता यदि जूही या चमेली का फूल है तो देव की कविता कमल या गुलाब का सुमन है। सुमन भी कहते हैं फूल को। अब देखिए ये जो वाक्य है, अब इससे आप अनुमान लगा लेंगे कि ये तुलनात्मक आलोचना का वाक्य है। जब तुलनात्मक आलोचना का दौर चला था तब आपको इस तरह की उक्तियां दिखाई देंगे कि बिहारी की कविता यदि जूही या चमेली का फूल है तो देव की कविता कमल या गुलाब का फूल है। ठीक है, और ये बात कही थी कृष्ण बिहारी मिश्र ने। याद रखिएगा, कृष्ण बिहारी मिश्र बंधुओं में नहीं आते हैं। ठीक है, जो मिश्र बंधु हैं, वो जो 3 भाई हैं उसमें कृष्ण बिहारी नहीं आते हैं, वो अलग हैं तीनों बिहारी मिश्र, उसमें कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं आते हैं। और मिश्र बंधु वही हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास, मिश्र बंधु विनोद जिन्होंने लिखा था जब हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। बिहारी मुक्तक साहित्य के बेजोड़ कवि हैं। मुक्तक साहित्य के, ठीक है, उनके जैसा फिर और कोई कवि मुक्तक में नहीं पैदा हुआ। विश्वनाथ सिंह ने कहा था कि बिहारी मुक्तक के बेजोड़ कवियों में आते हैं। ठीक है, और एक कथन तो एग्ज़ाम में कहते हैं कि जैसे एग्ज़ामिनरों के दिमाग पे चढ़ा रहता है, जब उनका मन करता है वो रख देते हैं एग्ज़ाम में, और वो ये कथन है, समस्त यूरोप के साहित्य में समस्त यूरोप के साहित्य में बिहारी सतसई के समकक्ष अन्य कोई रचना नहीं है। बिहारी भारत के थॉम्पसन कहे जा सकते हैं। थॉम्पसन से तुलना की गई कि समस्त यूरोप के साहित्य में बिहारी सतसई के समकक्ष अन्य कोई रचना नहीं है। बिहारी भारत के थॉम्पसन कहे जा सकते हैं। किसने कहा ये वाक्य? बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, बहुत महत्वपूर्ण है। ये तारीफ की है ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ठीक है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन कहते हैं बिहारी सतसई के बारे में कि समस्त यूरोप के साहित्य में
बिहारी सत्सई के समकक्ष अन्य कोई रचना नहीं है। बिहारी भारत के थॉम्पसन कहे जा सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए बिहारी। बिहारी पे हम ज़्यादा से ज़्यादा इसीलिए बातचीत कर रहे हैं क्योंकि बिहारी से प्रश्न बनने की संभावना पूरी है। कहीं से भी बन के आ सकता है, उनके ऊपर कोई कोड आ सकता है, उनके बारे में किसी ने क्या क्या ये आ सकता है। बिहारी सत्सई में कितने छंद हैं या कितने दोहे हैं, इस बात पे बात हो सकती है। या फिर ये हो सकता है कि बिहारी सत्सई का जो है समयकाल क्या है, या बिहारी सत्सई किसकी रचना है, बिहारी कौन से किस धारा के कवि हैं, रीतिबद्ध के या रीति सिद्ध के या रीति मुक्त के। इस तरीके की चीज़ें कहीं से भी पूछी जा सकती हैं बिहारी के बारे में। इस छोटे से ग्रंथ में इस कवि रतन ने मानो समुद्र पूजे में बंद कर दिया है। समुद्र को एक कूजे में या एक घड़े में बंद कर दिया है, इतना महत्वपूर्ण ये कवि रत्न है। और ये कह रहे थे मिश्र बंधु। कि मानो समुद्र को क्या कर दिया हो, एक घड़े में या कूजे में बंद कर दिया हो। इतना ये छोटा सा जो ग्रंथ है इतना महत्वपूर्ण है। इतनी बड़ी कविता आपको इसमें दिखाई देगी और मिश्र बंधु ये वाली बात कहते हुए आपको दिखाई देंगे। इनकी कविता, इनकी मतलब बिहारी की, इनकी कविता श्रृंगारी है, परंतु प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती है। कि श्रृंगारी तो है, श्रृंगार तो है, मगर प्रेम की जो उच्च भूमि है, जहाँ प्रेम होना चाहिए, असल में जो उदात्त प्रेम होता है, वहाँ तक की कविता नहीं पहुँच पाती है, उसके नीचे ही रह जाती है। और ऐसी बात कौन कह सकते हैं? तो हमारे वही जाने पहचाने आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कि इनकी कविता श्रृंगारी है परंतु प्रेम की उच्च भूमि तक नहीं पहुँच पाती है। और प्रेम की उच्च भूमि तक किसकी कविता पहुँचेगी? शुक्ल के अनुसार घनानंद की कविता पहुँचेगी। ठीक है, घनानंद के यहाँ पे प्रेम की उच्च भूमि पर पहुँच जाएगी कविता। वो इतनी अच्छी कविता है क्योंकि वो सहज और स्वाभाविक कविता है, दरबारी कविता नहीं है वो, है ना, अपनी अनुभूतियों की कविता है घनानंद की। बिहारी सत्सई ग्रंथ उनकी इतनी बड़ी कीर्ति का आधार है, वस्तुतः किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिणाम से नहीं होता, गुण के
हिसाब से होता है। आप 10 पुस्तकें लिख दें कविता की, जरूरी नहीं है कि आपको प्रसिद्धि मिले, आपकी कीर्ति हो, आपको समाज में लोग जाने कि आप कवि भी हैं। ठीक है, बहुत सारी ग्रंथ लिख दीजिए। क्यों? क्योंकि कविता का आधार जो है वो परिणाम नहीं है कि आप बहुत सारी ग्रंथ लिख दो और आपको प्रसिद्धि हासिल हो जाएगी। नहीं, कविता की प्रसिद्धि का आधार है कि आप उस कविता का गुण कैसा रखते हैं, कैसी उसकी क्वालिटी है ना। क्वांटिटी कोई मायने नहीं रखती किसी कविता की, बल्कि क्वालिटी मायने रखती है, यानी उसका गुण मायने रखता है। और गुण के आधार पर रीतिकालीन कविता में बिहारी सतसई बड़ी उच्च कोटि की रचना है। और ये कौन कह रहे हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कि बिहारी सतसई ग्रंथ उनकी इतनी बड़ी कीर्ति का आधार है। क्यों आधार है? कारण क्या है कि उनको इतनी प्रसिद्धि हासिल हुई, इतनी कीर्ति मिली सिर्फ बिहारी सतसई से? वस्तुतः क्योंकि किसी कवि का यश उसकी रचनाओं का परिणाम से नहीं होता, बल्कि गुण के हिसाब से होता है। उसकी क्वालिटी कैसी है ना, तो उसमें गुण कैसा है, और गुण के आधार पर तो सुंदर रचनाओं में आती है। वो अलग बात है कि शुक्ल के अनुसार बिहारी की सतसई श्रृंगारिक रचना होते हुए भी प्रेम के उच्च रूप तक नहीं पहुंच पाती है, मगर गुण इतना है उसमें कि एक ही रचना काफ़ी थी बिहारी को प्रसिद्ध करने के लिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये बात कह रहे हैं। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति, समाहार का मतलब होता है किसी चीज़ को एक क्रम में, एक लगातार, एक सही तरीके से करते रहना। समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी। देखिए, कविता करने का तरीका है, यहाँ से सीखिए कि कविता कैसे करी जाएगी। क्या कह रहे हैं कि जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ वो कल्पना कर सके, और कल्पना करने के साथ साथ क्या है, उसकी भाषा में भी ऐसी ही समाहार शक्ति होनी चाहिए। कि जिस कवि में कल्पना का समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी, उतना ही वह मुक्तक रचना में सफल होगा। आपके पास कल्पना हो, आपके पास समाहार शक्ति की भाषा हो, तो आप लगातार सफल होंगे मुक्तक में। यह क्षमता बिहारी में विद्यमान थी। इसी से वह दोहे जैसे छोटे छंद में इतना रस भर चुके हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कह रहे हैं कि कल्पना शक्ति की समाहार शक्ति हो, भाषा की समाहार शक्ति हो, और ये दोनों जितनी अधिक होंगी, मुक्तक रचना उतनी ही सफल होगी। और बिहारी में ये क्षमता मौजूद थी। उनमें कल्पना करने की भी समाहार शक्ति थी, और उनके अंदर भाषा की समाहार शक्ति भी थी, और ज़्यादा थी भाषा की समाहार शक्ति। इसी कारण
इसीलिए उन्होंने क्या किया, एक छोटे दोहा जैसा छोटा छंद, सिर्फ 2 लाइनों का, उसमें इतना रस भर चुके थे। ठीक है, तो कल्पना की समाहार शक्ति भी खूब मिलेगी आपको बिहारी में, और भाषा की समाहार शक्ति भी खूब मिलेगी। और इसी के आधार पर शुक्ल कह रहे हैं कि अगर ये नहीं होती दोनों शक्तियाँ, भाषा की और कल्पना की, तो हो सकता है बिहारी कभी भी उतने बड़े कवि न होते मुक्तक के जितने कि आज हैं हमारे सामने। मुक्तक रचना में जो गुण होना चाहिए वह बिहारी में चरमोत्कर्ष, यानी चरमोत्कर्ष, चरम धन उत्कर्ष, अपनी ऊंचाई पर, सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे, ठीक है, चरमोत्कर्ष पर पहुंचा है शुक्ल। क्या कह रहे हैं, मुक्तक रचना में जो गुण होना चाहिए वो अपने हाईएस्ट पीक पर जहाँ तक जा सकता है वो, यानी उस चरमोत्कर्ष तक पहुँचा है वो, जो मुक्तक को एक अच्छी और सफल रचना बना सकता है। ऐसा गुण बिहारी के यहाँ पर अपने चरमोत्कर्ष को पहुँचा है, तभी वो इतनी अच्छी मुक्तक रचना आपको दिखाई दे रही है। इसमें किसमें, बिहारी सत्सई में रचना की बात हो रही है। इसमें रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं कि हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। कि जो हृदय की कलिका है, यानी जो कली है हृदय रूपी, उस पर ऐसे रस के छींटे पड़ते हैं कि वो कली थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। देखिए, मुक्तक रचना ये किसका हुआ था ना, ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। देखिए, मुक्तक रचना को शुक्ल ठीक है मानते हैं कि मुक्तक रचना ठीक है होती है, अच्छी कविता होती है, पर ये मानते हैं कि मुक्तक रचना से रस का स्थायी रूप से एक बहुत देर तक चलने वाला रस आप उत्पन्न नहीं कर सकते मुक्तक से, बल्कि अगर आपको स्थायी रस पहुंचाना है, किसी को बहुत देर तक आनंद में रखना है, तो आपको प्रबंध काव्य रचना होगा। ठीक है, जब आप प्रबंध रचेंगे तभी जो है आप किसी को देर तक उस रचना में बांधे रहेंगे। और ये प्रबंध कहाँ है, ये है रामचरितमानस। इसलिए शुक्ल के यहाँ पर रामचरितमानस जैसे प्रबंधकार कवि जो होते हैं, प्रबंधकार जो होते हैं, वो ज़्यादा महत्व पाते हैं। कि 2-2 लाइनों से बढ़िया है कि आप पूरी कोई कथा बड़ी सी लिखें। और बिहारी कहते हैं, बिहारी के बारे में कहा गया है शुक्ल के द्वारा कि बिहारी की भाषा साहित्यिक होने पर भी साहित्यिक है। साहित्यिक भाषा होने पर भी साहित्यिक है। ठीक है, अब किस तरीके से ये कहना चाह रहे हैं कि बिहारी की भाषा साहित्यिक होने पर भी साहित्यिक है, कि ऐसा नहीं है साहित्यिक लिखने के प्रयास में उन्होंने भाषा को बहुत ज़्यादा
उलझाऊ बना दिया हो या बहुत ज़्यादा उस पर भार डाल दिया हो, जिससे भाषा कैसी हो गई हो, जटिल हो गई हो। अक्सर क्या होता है, जब भी हम साहित्यिक भाषा लिखने की कोशिश करते हैं तो भाषा हमारी जटिल हो जाती है, थोड़ी सी कठिन हो जाती है। मगर बिहारी के यहाँ पर साहित्यिक भाषा लिखते हुए भी भाषा साहित्यिक ही रही है, उसमें कोई जटिलता, दुरूहता या कह सकते हैं उसमें कोई कठिन चीज़ नहीं आती। इसीलिए ये भाषा साहित्यिक होते हुए भी साहित्यिक है, बड़ी सहज रूप से साहित्यिक है। और आपको पता है, भिखारी दास ने एक बात कही थी केशव को लेकर। हम पिछली कक्षाओं में ये वाली बात कर चुके हैं, जब पिछली क्लास हम ले रहे थे कि बिहार केशव को लेकर भिखारी दास ने एक पंक्ति कही थी, और वो पंक्तियाँ आपको याद आनी चाहिए तुरंत। क्या थी वो पंक्तियाँ? सूर सूर, है ना, तुलसी ससी उड्डन केशव दास। ठीक है, तो वहाँ सूर जो है सूर्य के समान, और तुलसी चंद्रमा के समान, और जो केशव दास से वो तारे के समान थे। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, यदि सूर सूर तुलसी शशि उड्डन केशव दास हैं तो बिहारी पीयूष वर्षी मेघ हैं। ऐसे मेघ हैं जो बड़े घिर के बरसते हैं, जहाँ पे खूब बारिश होती है। पीयूष वर्षी मेघ हैं कौन? बिहारी। कौन, किसने कहा? राधा चरण गोस्वामी। कौन है राधा चरण गोस्वामी? तो जब आप केशव दास शब्द से पहले जो पहला शब्द है उसे नहीं समझ पा रही हूँ। अच्छा, ये है उड्डगुन। उड्डगुन का मतलब होता है, ठीक है, ऊ के साथ में अदर डा, पूरा डा, गा, गा पे ऊ की मात्रा ना, उड्डगन, है ना। उड्डगुन का अर्थ होता है तारे, आकाश में जो तारे होते हैं, जिसे हम चांदनी भी कहते हैं, ठीक है, जिनको सितारे भी कहते हैं, ये सभी क्या हैं? ये उड्डगन हैं। और आगे वो पूरी पंक्तियाँ ना, आज के कवि खद्योत्सम। वहाँ खद्योत का मतलब क्या है? जुगनू। खद्योत भी शब्द मिलता है, खद्योत, ठीक है। और खद्योत, इसको अगर अलग से लिखेंगे तो जैसे ख, अदद्दा और या की मात्रा होता है खद्योत। खद्योत कहा जाता है जुगनू को, जहाँ तहाँ करें प्रकाश। कि सूर्यदास तो सूरज के समान है, तुलसीदास शशि चंद्रमा के समान हैं, और केशव दास उड्डगन यानी तारों के समान हैं, तो बिहारी पीयूष वर्षी मेघ के समान हैं। ऐसे बादल के समान हैं बिहारी, जो घिर के आके खूब मेघ वर्षा बारिश करते हैं, जो बहुत ज़्यादा बरसने वाले हैं। सिर्फ गरजने वाले नहीं हैं, बल्कि वो खूब बरसते हैं। यहाँ पर उनका खूब रस आप आनंद ले सकते हैं, इतने अच्छे हैं। ये कहते हैं राधा चरण गोस्वामी। और राधा चरण गोस्वामी आपको कहाँ मिलेंगे? भारतेंदु युग में। ये एक कवि और लेखक के रूप में राधा चरण गोस्वामी दिखाई देंगे भारतेंदु युग में, ठीक है। तो वो ये कहते हैं कि यदि सूर सूर तुलसी शशि केशव उड्डगन केशव दास हैं तो बिहारी पीयूषवर्ती मेघ हैं। मेरी कौन कौन सी चर्चित पुस्तकें हैं बिहारी पर? चर्चित पुस्तकें,
तुलनात्मक आलोचना में बहुत बहस होती है। दो रचना तब आपको दिखाई देंगी, देव और बिहारी। ये बहस चल चुकी थी तुलनात्मक आलोचना के दौर में कि देव बड़े हैं या बिहारी बड़े हैं। जैसे अभी आपको मैंने पदम सिंह शर्मा की वो पंक्तियाँ सुनाई थी ना, कि अगर वो चमेली के फूल हैं तो वो क्या हैं, वो गुलाब के फूल हैं देव, अगर बिहारी चमेली के फूल हैं तो देव और बिहारी, इसमें देव को बड़ा घोषित करने की कोशिश की थी कृष्ण बिहारी मिश्र ने। ठीक है, देव और बिहारी, ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, बहुत बार पूछी गई है। फिर आती है बिहारी और देव, ये उल्टी करके हो गई। ये थी लाला भगवान दीन की, लाला भगवान दीन, उन्होंने लिखी बिहारी और देव। देव और बिहारी कृष्ण बिहारी मिश्र की, जहाँ देव पहले है वो कृष्ण की है, और जहाँ बिहारी पहले है वो लाला भगवान दीन की है। ठीक है, और इसको याद रखने का एक तरीका, ऐसे भी आप याद रखना चाहें कि लाला भगवान दीन, ठीक है, तो दीन जो हैं ये दो अक्षरों से हैं, ठीक है, और अंत में दीन है, और यहाँ देखेंगे आप इसी से ई से जो है इनका बिहारी शुरू हो रहा है, और जिनके पीछे बिहारी लगा हुआ कृष्ण बिहारी, तो कृष्ण को आप देव से जोड़ दीजिए और बिहारी को बिहारी के साथ रख दीजिए, यानी कि देव के बाद जिसमें बिहारी रखे गए हैं वो कृष्ण के बाद बिहारी यहाँ आ रहा है दूसरे नंबर पे। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि अच्छा देव और बिहारी, तो देव मतलब कृष्ण और बिहारी, तो बिहारी बाद में आ रहे हैं तो ये कृष्ण बिहारी। ठीक है, तो ये यहाँ से आप वो कर सकते हैं। और लाला भगवान दीन में तो आप याद रखें कि ये दीन जो है ई की मात्रा इनके लास्ट में है और यहाँ शुरू से ही शुरू हो जाती है। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि भगवान और देव दोनों पीछे आ रहे हैं, लाला पहले आ गए, भगवान भी आ रहे हैं और देव भी आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी ट्रिक बना लें और आपको याद रह जाए, क्योंकि ये कन्फ्यूजन पैदा करती है, देव के बिहारी, बिहारी और देव, तो समझ में नहीं आता कि कौन सी किसकी रचना है। तो ऐसे अगर इसको स्पष्ट कर लेंगे तो आपको याद रह जाएगा। फिर है एक रचना कविवर बिहारी, किसकी थी? जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर, कविवर बिहारी। और जगन्नाथ दास रत्नाकर ने ही बिहारी रत्नाकर भी लिखा, यानी बिहारी सत्सई की टीका भी। इसके अलावा एक पुस्तक है सिर्फ बिहारी के नाम से, बिहारी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, रीतिकाल में बहुत अच्छा काम है किसका? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। ठीक है, रीतिकाल पे बहुत अच्छा काम किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बहुत सारी चीज़ों को उनकी बातों को सही ढंग से समझाने की कोशिश, या उनका कह सकते हैं प्रत्युत्तर देने की कोशिश, आपको रीतिकाल में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का नाम लिया जाता है। डॉक्टर नगेंद्र ने भी रीतिकाल पे काम किया है, लेकिन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का बहुत महत्वपूर्ण काम हो जाता है। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने ही और डॉक्टर नगेंद्र ने, क्योंकि दोनों का रीतिकाल पे काम है, तभी इन्होंने जो है केशव को प्रवर्तक कवि माना है, चिंतामणि को नहीं माना है। चिंतामणि को मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को रीतिकाल के संदर्भ में आप जरूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये रीतिकाल के बहुत अच्छे आलोचक हैं, बहुत अच्छा काम किया है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। और एक और ही रचना है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की ही, बिहारी की वाग्य विभूति, है ना, जो वो बोलते हैं, जो कहते हैं, वो बड़ी विभूति के रूप में है। ये भी किसने की है? नहीं की है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की। तो ये कुछ पुस्तकों के नाम आप बिहारी के संदर्भ में जरूर ध्यान रखेंगे, इनको किसी भी हालत में नहीं भूलेंगे। ठीक है।